हाय देयर, वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो क्लाइमेट चैप्टर का थर्ड ट्यूटोरियल था उसमें जो 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं उसमें से लैटिट्यूड को कवर किया था और हमने देखा था कि सेम इंसुलेशन हर लैटिट्यूड पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे अप्लाई होगा वो हमने स्टडी किया। लेकिन कोई भी प्लेस हो पृथ्वी पर उसका अपने रिलीफ फीचर्स होते हैं और उसी रिलीफ फीचर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि हम तो कहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलीफ फीचर है वो है एल्टीट्यूड, मीन्स की ऊंचाई। आप ऊंचाई, किसी भी की ऊंचाई आपको नापनी है, यानी आप ही हैं, आप अपनी भी ऊंचाई नापते हैं कि 5 फीट के हैं कि 6 फीट के हैं कि 4 फीट के हैं, है ना। तो वो किसी न किसी लेवल से ही नापी जाएगी, कोई ना कोई तो रेफरेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको ऊंचाई नापनी है तो कोई ना कोई आपका एक रेफरेंस लेवल होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आप उसको नापेंगे कि हाँ कितना ऊँचा है। तो यही है एल्टीट्यूड। यहाँ पर जो रेफरेंस लेवल है वो है सी लेवल। तो सी लेवल से, यानी जो वाटर बॉडी होती है सी की, तो उसका ऊपर का जो पानी की जो सतह होती है सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे वो चीज़ है, वो एल्टीट्यूड रिलीफ फीचर्स में हम लेते हैं। मैं रिलीफ फीचर को समझाने के लिए अक्सर चेहरे का उदाहरण लेता हूँ कि किस प्रकार से आप चेहरे पे हाथ रखिए तो आप देखिए कि नाक जो है हमारी, ये हमारे रिलीफ फीचर को शो करती है। वैसे तो रिलीफ फीचर्स और भी हैं बट एक प्रकार से एल्टीट्यूड को शो करती है। तो चलिए हम ट्यूटोरियल में एंटर करते हैं। इस फिगर में देखिए ये है सी लेवल। अब सी लेवल से ऊपर का मतलब सी लेवल एक हमको मिल गया। अब इसके रेफरेंस में इस लेवल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड, एलिवेशन जिसे हम कहते हैं, तो एलिवेटेड पार्ट प्लेन का पड़ता है। ठीक, जनरली 150 मीटर तक हम मान लेते हैं। उसके बाद 150 मीटर के बाद यानी प्लेन एरिया के बाद, ये मैंने सब कुछ आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बताया हुआ है। यू गो एंड वॉच विद द हेल्प ऑफ मैप्स आई हैव टॉट दैट चैप्टर। उसके बाद फिर हम ऊपर पढ़ते हैं तो प्लेटो, जो टेबल लैंड भी जिसको हम कहते हैं, यानी लगभग 150 से 600 मीटर तक आप मान सकते हैं। उसके बाद फिर वैसे तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तिब्बत का पठार तो काफ़ी ऊंचा है। उसके बाद फिर ये हिल्स एंड माउंटेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पृथ्वी पर आपको माउंटेन के रूप में ही मिलने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन अर्थ, पृथ्वी की सतह से यानी सी लेवल से सबसे ऊंचा पॉइंट ऊपर हाइट में कौन है? हिमालय पर्वत पर माउंट एवरेस्ट। एक फिगर मैं और लेता हूँ। यू मस्ट नो अबाउट द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। हालांकि अभी हमें प्रेशर विंड सिस्टम पढ़ना है तो वहाँ पर हम जिक्र करेंगे काफ़ी कुछ। तो ये पृथ्वी है और इस पर जो भी वेदर फिनोमेना और जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पानी बरसना, बादल बनना, वो सब कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर में होता है। हवाएं भी ऊपर उठती हैं, जेट या हवाएं जो सबसे ऊपर चलती हैं, वो भी यहाँ जाके बाद में हवाओं को भी कन्वेक्शन ऊपर जाता है, करंट हवाओं का नीचे ही उतरना पड़ता है ट्रोपोपॉज से। तो इसी ट्रोपोस्फेयर में और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पृथ्वी पर है माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, हालांकि ये हमारे क्षेत्र में तो नहीं पड़ता, मतलब हमारे कंट्री में नहीं पड़ता, बट इट इज़। और इसकी हाइट आपको पता ही होगी 8848.86 मीटर, ये इसकी हाइट है, जो कि लगभग 29,031 पॉइंट समथिंग फीट के लगभग पड़ेगा। हमारे देश का पता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2, जो कि काफ़ी कुछ पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, जो कि देर सवेर हमारा होना ही होना है। कंचनजंगा, जो कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पड़ता है, सिक्किम, है ना। सब कुछ मैंने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ट्यूटोरियल में हैव टॉट विद द हेल्प ऑफ मैप्स many informative things there according with the text given in the book. You must go and watch. तो इसी ट्रोपोस्फेयर में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये रिलीफ फीचर में आते हैं। ठीक है, यानी सतह पर जो उभाड़ देखने को मिलता है वो हमारा रिलीफ फीचर है। इसी रिलीफ फीचर में एल्टीट्यूड किस प्रकार से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहेंगे, वो हमें पर्वत ही देखना पड़ेगा। हिल्स हैं, पर्वत हैं। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, यानी भारत के उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, है ना। आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विच हैव एन एवरेज हाइट अबाउट 6000 मीटर। यानी कि हम हिमाद्री की बात करें, जो ग्रेटर हिमालय है, आपने पढ़ा होगा, तो एवरेज हाइट 6000 मीटर तक चली जाती है। उन्हीं हिमाद्री में आपको मिल जाता है माउंट एवरेस्ट। इंडिया आल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया। और भारत का कोस्टल एरिया भी है, मतलब ये कोस्टल एरिया हो गया, ये माउंटेनस रीजन हो गया, मतलब हाई माउंटेन रीजन, और ये कोस्टल एरिया हो जाएगा। द मैक्सिमम एलिवेशन का मतलब वही, यानी एक लेवल यानी सी लेवल से जो उभार ऊपर ऊंचाई देखने को मिलती है वही है एलिवेशन, इज अबाउट 30 मीटर्स। हालांकि मुझे ये फिगर समझ में नहीं आई,
30 मीटर्स इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि अगर हम कोस्टल प्लेन की जो हिल्स हैं उनको देखें तो वहाँ पे भी लागू नहीं होता, और अगर हम कोस्टल प्लेन को देखें तो भी ये मुझे डाउट है कि उन्होंने क्यों दिया है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हिमालय का क्या काम है भाई? हिमालय यानी पृथ्वी है, इंडिया है, इंडिया पे एक एलिवेशन का काम करता है, यानी पृथ्वी की सतह से, सी लेवल से तो है ही है, जो सरफेस है अर्थ का उस पर ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। तो ये किस प्रकार से भारत की मदद करता है? फिजिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है, द हिमालयज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनसे रोकता है, सब कॉन्टिनेंट को बचाता है। सब कॉन्टिनेंट में बताऊंगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर। तो हमारे इस हिमालय पर्वत की वजह से हम यहाँ पे माइल्डर विंटर्स देखते हैं, मतलब विंटर में जो तापमान होता है, हालांकि ठंडी तो लगती है लेकिन ये बहुत कोल्ड हो सकता था, टेम्परेचर -डिग्री में देखने को मिल सकता था। हम उत्तर भारत में रहते हैं, वहाँ पे भी तो सेंट्रल एशिया का जो कोल्ड क्लाइमेट है वो हमें फील नहीं होता उतना, तो उसकी वजह हिमालय पर्वत। मैप लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कुछ आपको रिलीफ भी देखने को मिल रहा होगा, रिलीफ का मतलब ऊंचाई आपको एल्टीट्यूड के रूप में देखने को मिल रही होगी। तो ये है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है, और ये है हमारा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में भी हमारे यहाँ जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की खासकर हम बात करेंगे। तो जो यहाँ से हवाएं आती हैं इनको ये सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स है, साइबेरियन कोल्ड विंड जो पोल की तरफ चलती हैं, उनको ये इट सील्ड्स अस, द हिमालयाज एक्ट एज अ वॉल बैरियर सील्ड अस फ्रॉम दीज साइबेरियन कोल्ड विंड्स, जिनकी वजह से, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो हिमालय है ना, ये क्लाइमेट डिवाइड का काम करता है इंडिया के लिए। क्लाइमेट डिवाइड कैसे डिवाइड का काम करता है कि ये हिमालयाज हैं, तो हिमालयाज का जो नदर्न पार्ट है जहाँ पे रशिया है, चाइना है ना, वहाँ की बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, और उसके बाद इसके साउथ में इंडिया पड़ता है या सब कॉन्टिनेंट पड़ता है। तो ये यहाँ से हवाओं को जब रोकता है आने से, ठंडी हवाओं को, तो यहाँ पर माइल्डर विंटर्स हमें देखने को मिलता है, तो हम बच जाते हैं। तो एक प्रकार से क्लाइमेटिक डिवाइड का भी काम करता है। देखिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। साइबेरियन कोल्ड विंड्स विंटर में चलती हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी दूर तक ये प्रभावित करती हैं। और ये है आपका पोल रीजन। तो पोल से यानी आर्कटिक की तरफ से चलती हैं, बहती हुई आती हैं, और ये इंडियन माउंटेन सिस्टम यहाँ पे है आपका, जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं उनसे हमें बचाती हैं। यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है समुद्र के किनारे का, तो यहाँ पर उन्होंने 30 मीटर हाइट क्यों दी है मुझे कुछ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो यहाँ से जब हवाएं समर विंड जो मानसून होता है आती हैं तो ये रोकते हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है। शुरू में यहीं पे अच्छी खासी वर्षा होती है, बल्कि ये हमारा जो है रेन शेडो रीजन बन जाता है। यहाँ पे विंटर मानसून में जब यहाँ से बंगाल की तरफ से जब हवाएं उतरती हैं, मतलब उल्टी चलती हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं, तो वो यहाँ पे पानी बरसाती विंटर, वो सब हम मानसून में सब कुछ क्लियर करेंगे। सो हिमालयाज एक्ट सील्ड अस फ्रॉम द साइबेरियन कोल्ड विंड्स सो दैट इंडिया in winter season has milder temperatures, milder winters, and in the same way the western घाट यानी वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमें यहाँ पर मानसून की वर्षा करने में मदद करती हैं। दे एक्ट एज बैरियर फॉर द मानसून विंड्स। इन द सेम वे ये जो हिमालय है ये भी यहाँ से जब जाती हैं पौने जो मानसून विंड्स, तो इन्हें यहाँ रोकता है, बल्कि यहाँ तक ऐसे फैले हुए हैं। तो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं यहाँ जाके मुड़ती हैं, ऐसे फैली हुई हैं, तो जो पौने हैं जो उठती हैं मानसून विंड्स, तो उनको ये रोकता है। और रोकने के बाद इंडिया में पानी बरसाने के लिए वो हवाएं मजबूर हो जाती हैं, तो इंडिया गेट्स रेन। हिमालय पर्वत की वजह से ही हम यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट को फील करते हैं। मतलब जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मानसून टाइप, ओके, बट ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम कहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह यही हमारा माउंटेन है, जबकि इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पड़ता है। यानी इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बट जनरली वी डोंट फील दैट कोल्ड टेम्परेचर इन विंटर बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम जब हवाएं जाती हैं तो यहाँ लैंडलॉक्ड हो जाती हैं एक प्रकार से चारों तरफ, और कितना पानी बरसता है मेघालय वगैरह में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौसम राम में,
है ना, पानी बरसता है। तो ये हो गया जो एल्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो सारी चीज़ें को क्लियर हो गई, ठीक है। सेंट्रल एशिया से आने वाली पौने से हमें ये पर्वत श्रृंखलाएं बचाती हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं एक प्रकार से एलिवेशन है, एल्टीट्यूड है, जो इंडिया में है, इंडिया को बचाती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बचाती हैं। जितने भी देश नीचे हैं ना, बांग्लादेश है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, इनको सबकी रक्षा करती है ठंडी हवाओं से हिमालय पर्वत। और मानसून में मानसून पवनों को रोककर वर्षा भी कराते हैं हिमालय पर्वत। द हिमालयन रेंजेस माउंटेन सिस्टम गिव्स स्पेशल स्टेटस करेक्टरिस्टिक्स टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। समझे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिवेशन है ये, इंडिया को मिला हुआ। नहीं तो सोचते आप कितनी ठंड पड़ती है ना। तो मेरे ख्याल से एल्टीट्यूड का भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया, इधर एल्टीट्यूड भी पढ़ लिया। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम पे जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। यही एल्टीट्यूड जो है ना, इस एल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम इसी में देखेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंडियन मानसून। सो keep watching tutorials in sequence and please put your queries in comment box so that I can understand what you want to know more, where problem pinches you regarding different concepts related to climatology. Okay, so ending this tutorial here, और लाइक डिसलाइक कुछ कर दिया करिए, एकदम मशीन की तरह से, रोबोट की तरह से मत देखा करिए। ओके, टाटा बाय बाय।